जनता की तरफ से आता है कि हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं, बट जो गाड़ी आती है वो हमारा वेस्ट मिक्स करके लेना आती है। 84 से लगे जो कूड़ा पड़ा हुआ है, 2008 तक में जो कूड़ा पड़ा हुआ था, उसमें से इतनी गैस निकल सकती है कि दिल्ली की पावर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। श्री प्रदीप कुमार खंडेलवाल, जो कि 40 साल तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में कार्यरत रहे, अब रिटायर्ड हैं, बट रिटायर होने के बाद भी अभी भी एज ए कंसल्टेंट काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और वेस्ट में काम करने की उनकी लगन, उनका पैशन अभी तक बरकरार है। सीएनडी वेस्ट को प्रोसेस करके होता क्या है? एक तो सीएनडी वेस्ट मीन्स जो घर से घर बनाने में मलबा जनरेट होता है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये मल्टीपल एजेंसीज इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन एंटायर कंट्री। ये मेरे को भी लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जुडिशरी को इन्वॉल्व होना पड़ता है हमारे सिविक सेंस को इम्प्रूव करना। लेकिन एनवायरनमेंट को वापस नहीं लाया जा सकता, हेल्थ को वापस नहीं लाया जा सकता। चलिए वेलकम करते हैं श्री प्रदीप कुमार खंडेलवाल जी का। धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी हमने सुना कि आप 40 साल से वेस्ट मैनेजमेंट में या 40 साल से कार्यरत हैं, रिटायर हो गए हैं, और 40 साल में जितना मैं आपको जानता हूँ, 40 साल में से करीब 90% आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने वेस्ट में काम किया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट हो, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो। आपने अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे वेस्ट के बारे में पॉलिसी डेवलप करी है, वेस्ट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट की आपके 40 साल की जर्नी की। आपका कैसा अनुभव रहा है वेस्ट में काम करने का? वेस्ट तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 1985 में एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया था और 2021 में एज ए चीफ इंजीनियर रिटायर रहा। तो मैंने डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया। क्योंकि वेस्ट हर स्टेज पे स्टार्ट का उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हर स्टेज पे ही मैंने काम किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब वेस्ट स्टार्ट हुआ, तो जैसा सब लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट रूल ही नहीं थे, जो सबसे पहले 2000 में स्टार्ट आए थे। तो 2000 में जब वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई जी। उस वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से कूड़े को घर से कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना और डिस्पोजल करना, ये 5-6 स्टेप्स कूड़े के होते हैं, जिनके बारे में अलग अलग रूल बनाए गए और उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे। तो हम लोगों ने शुरू से ही सबसे पहले 2003-4 में जब ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, तो लगभग 300 वर्कशॉप्स लोगों को अवेयर करने के लिए की गई, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या हो सकता है। और इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो वेस्ट पिकर हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, जो भी लोग, चाहे वो ऑफिसर्स हो, सबको इन्वॉल्व कर करके सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना और सबको उसमें इन्वॉल्व करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मैं आज तक उसको याद रखता हूँ। मुझे याद है आपने 2003 में 300 वर्कशॉप की बात करी, तो आई थिंक दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा एक पहल हुई थी भागीदारी स्कीम, और उस भागीदारी स्कीम में काफ़ी सारे रेजिडेंट्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। तो आप भागीदारी स्कीम के बारे में बताएं। अभी वो इतना विजिबल नहीं है भागीदारी स्कीम, बट 2000 में जैसे कानून आया था, मैंने भी अपनी जर्नी तभी शुरू करी थी जब पहला कानून आया था, और आप एक ऐसे मीन्स ऐसे एक स्टेक होल्डर हैं जिसने देश को 2000 के कानून से पहले भी देखा था और 2000 कानून के बाद भी देखा है। तो आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं उस कानून के आने से? हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो बदली है, ऐसी है, बेकार हुई है, या जो आज जैसे भागीदारी स्कीम जो दिल्ली सरकार ने लाई थी, इस तरह की स्कीम आने से जो लोगों का जो व्यवहार है या लोगों की जो अप्रोच है टुवर्ड वेस्ट,
इसमें बदलाव एक्चुअली में होता है या नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में आपके साथ आ रहे हैं, मैं धीरे-धीरे अपने सवाल को रखूँगा। तो शुरुआत मैं जानना चाहूँगा कि बिफोर एंड आफ्टर रूल्स और रूल्स कितना ज़रूरी है? मुझे कई बार ये भी लगता है कि क्या रूल ज़रूरी हैं हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए? 2000 से पहले जो कूड़ा लोग जनरेट करते थे, कहीं भी फेंक देते थे, फिर हम लोग झाड़ू लगा के या कैसे भी करके उसको उठा के और एक लो लाइंग एरिया, उस टाइम तो दिल्ली बहुत छोटी थी तो जी। आउटस्कर्ट्स कहलाए जाते थे, जैसे गाजीपुर वलसवा वाले जो एरियाज है, तो वहाँ पे आउटस्कर्ट्स में थोड़ी बहुत लैंड खाली होती थी, उसमें जाके फेंक दिया करते जो थे। अभी लैंड हिल बन गए अब हैं। हमने आजकल वो शुरुआत करी थी लैंडफिल से माउंटेन्स बट बन वो गए अब हैं। माउंटेन्स बन गए हैं, बिल्कुल। कूड़े के पहाड़ बन गए हैं वो। तो 2000 से पहले तक हम लोग कूड़ा बस उठाते थे और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते कोई थे। ट्रीटमेंट नहीं होता था। कोई ट्रीटमेंट का पता ही नहीं था, पता ही किसी नहीं। को नहीं पता था, बस कूड़ा उठाना है और वहाँ जाके फेंक देना है। जी। केवल 2000 से पहले ये था। फिर 2000 के रूल में आ गया कि हमें कलेक्ट भी करना है, प्रॉपरली स्टोरेज करना है, प्रोसेस करना है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको और इम्प्रूव किया, लोगों को अवेयर किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लोगों को अवेयर करना कि कूड़े को और सारे स्टेक होल्डर, न केवल लोग ही नहीं मैं कहूँगा इसमें, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो, सबको अवेयर करना कि इस कूड़े से क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या-क्या एस्थेटिक इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या-क्या एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट आ सकता है। उन सबको बताते हुए इसको प्रॉपर साइंटिफिक मैटर, मतलब जो हम लोग अगर लैंग्वेज यूज़ करें तो साइंटिफिक मैनर में उसको कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस और डिस्पोजल डिस्पोज करना है। करना है। जी। तो सर इसमें मेरा भी कम्युनिटी के साथ काफ़ी सारा इंटरेक्शन रहता है। अवेयरनेस मैं भी मानता हूँ कि जो कूड़े का निर्माता है, जो एक आम नागरिक है, जो प्रतिदिन कूड़े का निर्माण कर रहा है, उसको उसकी ज़िम्मेदारी बताना, उसको जागरूक करना सरकार के साथ-साथ डिफरेंट एजेंसीज़ का भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जागरूक करें। बट इसमें आम नागरिक का ये कहना है कि हम जागरूक हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, बट हमें सरकार की तरफ से या जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज़ आमतौर पे जनता की तरफ से आता है कि हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं, बट जो गाड़ी आती है, वो हमारा वेस्ट मिक्स करके लेने आती है। तो ये हम इसका जो आपस में जो तालमेल है, वो कैसे बिठाएँ कि जागरूक करने के साथ-साथ हम वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें और म्युनिसिपैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कितना रोल है? क्या ये उनकी ड्यूटी बनती है या ये सिर्फ़ एक हमारी आम आदमी की धारणा है कि म्युनिसिपैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हम लोग हमारा एरिया डेवलप पहले हो गया, रूल बाद में आए। जी। अब जब डेवलप हो गया, रूल बाद में आए, तो उसके लिए प्रोविजंस मास्टर प्लान वगैरह में हम लोग नहीं कर पाए। जब मास्टर प्लान में वो प्रोविजन नहीं थे तो फैसिलिटीज डेवलप नहीं हो नहीं पाई। हो पाई। तो एक सबसे बड़ा कारण तो इसका ये रहा। जब फैसिलिटीज डेवलप करने की बात आई, तो एक होता है निम्मी, नॉट इन माय बैकयार्ड। नॉट इन माय बैकयार्ड, यार, यस। तो उसकी वजह से जहाँ पे कहीं भी अगर जगह हमको मिली प्रोसेस करने की या कूड़े को मैनेज करने के लिए तो वो जगह लोगों ने नहीं करने दी। हाँ, कूड़े पे चर्चा तो सब करना चाहते हैं बट कूड़ा अपने घर के आगे ट्रीट कोई भी नहीं करना मतलब चाहता घर है। के आसपास भी कोई ट्रीट आस-पास भी कोई ट्रीट नहीं करना। नहीं करना तो चाहता। ऐसे कोई ऐसी कोई स्टोरी बताएँ सर जहाँ पे आपने आप चीफ एज़ अ चीफ इंजीनियर की हैसियत से आपने कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहो जिससे उस एरिया को काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते थे बट बिकॉज़ ऑफ दिस निम्बी सिंड्रोम वो प्रोजेक्ट हम कर ही नहीं पाए हैं। हाँ, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने टेकअप करे कि एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट बायोमेडिसिन प्लांट लगाना चाह रहे थे। जी। तो कम से कम हमको 4 बार उसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ी। ओके। हमको कंपोस्ट प्लांट लगाने थे जो कि बिल्कुल अ, अ, बंद एरिया में होते थे, मतलब उसके बाहर कोई स्मेल नहीं आनी थी, कुछ नहीं आनी थी। 10 में से मैं 8 ही लगा पाया, 2 लगा ही नहीं पाया। बिकॉज़ ऑफ दिस निम्बी निम्बी सिंड्रोम। सिंड्रोम। और इसमें ये जो विरोध था वो सिर्फ लोगों का विरोध था या पॉलिटिकल विरोध भी इसमें आपको फेस करना पड़ा? इसमें दोनों ही, मतलब लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी था। तो अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा कहना कितना सही होगा कि अगर शहर में हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं और दिल्ली शहर में अगर कूड़े को हम व्यवस्थित रूप से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कौन ज़्यादा मतलब म्युनिसिपैलिटी तो काम करना चाह रही है आपके हिसाब से, उसके पास प्रणाली है, उसके पास फंड भी है और एक स्ट्रेटजी भी है।
बट लोग उसका विरोध कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है, अगर आप केवल दिल्ली की ही बात करना चाहते हैं, नहीं, मैं तो अगर ओवरऑल ओवरऑल बात करूं बिकॉज तो आप मेरे इसमें लिए एक नेशनल एक्सपर्ट हैं, हाँ, दिल्ली के नहीं एक्सपर्ट नहीं। नहीं, तो इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। कि अगर मैं केवल जनरेटर ही करके अगर अपने आप को कहूँ कि मैं जनरेटर हूँ, मैं सारा रूल फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो नहीं हो सकता। जी जनरेटर के साथ जो कलेक्टर है उसको भी सब कुछ पता होना चाहिए। जी अगर मैंने सेग्रीगेटेड वेस्ट दिया है तो सेग्रीगेटेड ही कलेक्ट करना है। जब सेग्रीगेटेड कलेक्ट करना है तो सेग्रीगेटेड ट्रांसपोर्ट भी करना है। जी फिर जहाँ कहीं भी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लगानी है तो उसमें लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आजकल नए रूल में डिसेंट्रलाइज फैसिलिटीज के को बहुत फोकस किया गया है कि जिससे कि ट्रांसपोर्ट बचे, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा सेव हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट बचे और लॉजिस्टिक की वजह से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको रोका जा और सके। दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन एक एयर बहुत बड़ी पोल्यूशन बहुत समस्या बड़ा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। जो होता है, तो अगर तो हम उस कूड़े की गाड़ियों को ही अगर कम कर दें हाँ, डिसेंट्रलाइज से, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें बहुत बड़ा पहुंचेगा। कंट्रीब्यूशन जी। हो सकता है। तो आ, वो जो मैंने अभी पहले बताया था निम्मी की वजह से वो हम लोग नहीं कर पाए। तो इसमें मतलब एज ए सिटीजन हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, और हमें थोड़ा सा सपोर्टिव होने की ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट या जो म्यूनसिपैलिटी जो स्कीम्स लेकर आ रही हैं उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स हम समझें, और अगर वो एक एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए चीज़ें, तो हमें थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा उन स्कीम्स को, जिससे खाली उस सिटीज़न के साथ साथ बाकी नेबरिंग सिटीजन्स को भी फ़ायदा मिले। देखिए, जिस दिन नागरिक ने कूड़े की प्रॉब्लम को मेरी प्रॉब्लम समझ लिया, जी, उस दिन कूड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो सकती है। तो ये एक ना खत्म होने वाली समस्या नहीं समस्या है, इसका सॉल्यूशन है, है। बट इसमें बहुत सारे बोटलनेक्स हैं। ये मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि हमारे को एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेक होल्डर्स बहुत सारे बोटलनेक्स से सामना करना पड़ रहा है। सर, आपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे बायोमिथिनेशन का आपने नाम लिया, भागीदारी स्कीम का नाम लिया, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ आपने कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट पे एक तरह से आपने फाउंडेशन रखा देश के अंदर। आपने प्लास्टिक वेस्ट या मैं कहूँ एमएलपी वेस्ट की को प्रोसेसिंग में भी यू आर द फाउंडर, जिन्होंने देश को राह दिखाई कि एमएलपी को हम वेस्ट टू एनर्जी में हम को प्रोसेस कर सकते हैं। आपने लैंडफिल लैंडफिल रिकलेमेशन पे काफ़ी काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ इन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि आप एज ए फाउंडर आपने वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तो अच्छा लगेगा कि आप वो आपकी क्या सोच रही, आपका क्या विजन था इन 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताएंगे। तो सबसे पहले हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से लेते हैं। मैंने अभी कहा था कि कूड़े को जब मैं अपने आप समझने लगूंगा, जी तो मैं केवल लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मेरे घर में कितने टाइप का कूड़ा पैदा होता है, कितने टाइप का कूड़ा मैं जनरेट करता हूँ, वो समझ लेगा। गीला कूड़ा जो रसोइयों से निकलता है उसको मैं घर में ही खाद बना सकता हूँ। जी मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। 55% कूड़ा मेरा वहीं पे का। 50% तक कूड़ा वो वही होता है घर का। उसके बाद घर में थोड़े बहुत कागज, प्लास्टिक, ग्लास ये जनरेट होते हैं। जी, तो हर घर में कबाड़ी वाले आते हैं, अगर हम प्रॉपरली उन कबाड़ी वालों को दे दें उससे वो रिसाइकिल हो जाएगा। मोटा 35% वेस्ट हम स्टोर करके करके सेल रिसाइकिल करके होता है, पैसा भी कमा सकते पैसा भी कमा सकते हैं। जी और तीसरा, मेरे घर में कूड़ा अगर बहुत होता है दिवाली के टाइम में या डेली का जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो एक इनर्ट टाइप हो गया। इनर्ट तो वो केवल 5 to 10% कूड़ा है। अगर वही एक मैनेज करने का सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी, तो आप अपने आप में अपने कूड़े को मैनेज कर लेंगे, तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब अगर हर नागरिक जागरूक हो जाए और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे, वेट वेस्ट जो कि 55% है उसका खाद बनाए, 35% जो कि ड्राई वेस्ट है, रिसाइक्लेबल है, उससे खुद भी पैसा कमाए, और जो वेस्ट कलेक्टर वो कूड़ा लेकर आ रहा है वो भी पैसा कमाए, और म्यूनसिपैलिटी सिर्फ 15% जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है, जो कि इनर्ट है, जो रीयूज नहीं हो सकता है, या जो कह सकते हैं कंटामिनेटेड वेस्ट भी है, उसको साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करने का एक मैकेनिज्म बनाए। तो जो हमारे जो लैंडफिल, जो लैंड हिल बन गए हैं, वो हम आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वो हम पैदा ही ना करें, और फिर हम एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कितना सिंपल, कितने सरल शब्दों में आपने बताया है, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब दूसरा, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट पे। तो
कंस्ट्रक्शन वेस्ट यहाँ पे दिल्ली में सब लोग उसको मलबा बोलते हैं, सब जगह हर आदमी घर में रिपेयर भी करता है, हर आदमी नया घर भी बनाता है, तोड़ के घर भी बनाता है, तो इन सब चीजों से एक कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलती है। जी। शुरू में ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी हम लैंडफिल पे ही डिपॉजिट करते थे। हमारा रूल भी है कंस्ट्रक्शन एंड अब वो अब बाद डिमोलिशन में का। आए। तो जी शुरू की मैं बात बताना चाहूँ, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जी 2004 में भारत मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरे को डेनमार्क भेजा था एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टडी करने के लिए। ठीक है सर। तो जहाँ पे मैंने देखा कि बिल्डिंग तोड़ने से लेकर और उससे निकला हुआ मलबे को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज किया हुआ था और मलबे को फिर कन्वर्ट करके बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ इंडिया आके मैंने अपने कमिश्नर मिस्टर राकेश मेहता और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था ILFS, जी। आजकल वो बंद हो गया है, जी उनके CEO से ये डिस्कस किया कि क्या हम ये इंडिया में या दिल्ली में नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने बहुत इस पे इफेक्टिवली एक टीम बना के काम कराया और पहला प्लांट दिल्ली में विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन 2009 में हम लोगों ने प्लांट लगा मतलब दिया। आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम यहाँ पर कोई पॉलिसी कोई रूल भी नहीं था और हमने प्रोएक्टिवली ये काम किया। तो हम तो सरकार को हमेशा कोसते रहते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं करती है, बट बिना नहीं, रूल के भी अगर अगर काम होता है, अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो टॉप लीडर्स हैं या जो अथॉरिटी हैं, अगर उनकी विल हो तो ये काम तो हो ये सकता है, काम कर हो सकते सकता हैं। विलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। है। हाँ, और ये तो मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता था कि मतलब लोग सुन के सरप्राइज होंगे कि लगभग 15-20 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऑन नॉमिनेशन बेसिस दिया, वंडरफुल। जो कि सरकार में बहुत एक टफ जॉब है कि अगर आप किसी को फेवर करो, जी। मतलब उस पर इतने एलिगेशन लग जाते हैं और टच वुड कि हम कोई किसी भी allegation? अफसर पे, किसी भी जो अफसर उसमें इन्वॉल्व रहा, किसी पे भी कोई एलिगेशन आई नहीं थिंक है। आपने बहुत ट्रांसपेरेंटली इस काम को ट्रांसपेरेंटली सारा काम किया, सब कुछ स्टडी करके सब कुछ करके ही किया। उसके बाद इस पे जब इसकी सक्सेस हो गई 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए, सब जगह मलबा मलबा था, कोई पिकअप बहुत करने सारी वाला नहीं था, कंस्ट्रक्शन बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। तो सब ILFS और MCD ने मिलके पूरी सिटी का, ऑल अदर गवर्नमेंट एजेंसीज का भी सारा मलबा कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके प्लांट पे लेके गए और उसको हमने धीरे धीरे प्रोसेस कर दिया था। जी उसकी सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए, BIS ने इसके स्पेसिफिकेशंस बनाए, CPWD ने इसके प्रोसेसेस बनाए और आज CND वेस्ट के दिल्ली में ही 5 प्लांट हैं। तो सर आपको क्या लगता है हमारे देश में कितने लोगों को ऐसा लगता होगा कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की जो पॉलिसी है देश में उसके जो फाउंडर हैं वो प्रदीप खंडेलवाल हैं? ये तो खैर मैं नहीं बता सकता। हाँ, जैसे कि है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मतलब मलबा हर सिटी में ही डेवलप होता है, तो हर सिटी में इसकी प्रॉब्लम है। तो इसको प्रमोट करने के लिए मैंने हर लगभग 12-13 स्टेट में जा जाके इस पे प्रेजेंटेशंस दिए हैं और लोगों को अवेयर किया है। और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आज देश कितना तैयार है कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को हैंडल करने के लिए, या दिल्ली के अलावा और ऐसे कौन-कौन से शहर हैं जहाँ पे इसके प्लांट हैं और वो सुचारू रूप से चल रहे हैं? देखिए, देश में जहाँ पॉलिसी का बात है वहाँ तो देश ने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट बना दी है, BMPTC ने अपनी रिपोर्ट बना दी है, CPWD ने अपनी रिपोर्ट बना दी है, और जगह-जगह इसके प्रमोट भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसका प्रमोशन अब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन में भी इसको एक कंपोनेंट के रूप में देखा जा रहा है। जी तो इसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है वो भी इस स्वच्छ भारत मिशन में अवेलेबल करा दी गई है। तो हमारी ऐसी कोई प्लानिंग है कि हर शहर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन हाँ, डिमोलिशन वेस्ट का होना अनिवार्य होगा? टू स्टार्ट विद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन वाले जितने भी सिटीज हैं, टीयर 1 सिटीज, तो ओके। उसमें तो ये मैंडेटरी कर दिया कि एक CND प्लांट होना ही चाहिए। बाकी लोगों को धीरे धीरे ये जो कम्युनिटी अप्रोच टाइप में भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है सर। हम चाहेंगे कि वो प्लांट जल्दी से जल्दी लगे और हमारे CND वेस्ट से हमारा ट्रीट हो। इससे सर्कुलर इकोनॉमी में भी हमें मदद मिलेगी। तो सर मेरा दूसरा सवाल था आपका दूसरा बहुत अभी इसमें थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, जी CND वेस्ट को प्रोसेस करके एक होता क्या है। हाँ ये सॉरी मैं से भूल गया। तो जो लोगों को पता करना है कि एक तो CND वेस्ट मींस जो घर से घर बनाने में मलबा जनरेट होता है। हाँ मैं ये भी क्योंकि शायद हमारी जनता जो है वो ये जानना चाहेगी CND कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट क्या सिर्फ जो बिल्डर्स
बनाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, वही वेस्ट है, या जो घर में छोटी मोटी रिपेयर होती है वो भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट में आएगा? मैंने भी आपको बताया था ना कि सीएनडी वेस्ट, चाहे मैं हर आदमी, चाहे रिपेयर करता है, चाहे घर बनाता है, नया घर बनाता है, चाहे तोड़ के नया घर बनाता है, जी चाहे वो बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सब सब किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें वेस्ट जनरेट होगा। नई कंस्ट्रक्शन में कम होता है, तोड़ के बनाने में और रिपेयर करने में ये ज्यादा जनरेट जी। होता है। इन सब की गाइडलाइन, हम रूल्स अवेलेबल है, मैं हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये जो वेस्ट होता है, इसका होता क्या है, ये वेस्ट को कलेक्ट करके हम प्रोसेस करके वापस लगभग 95% वेस्ट को हम वापस बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे कि ये जितनी भी वेस्ट है वो वेस्ट मतलब वापस बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली आपने देखा होगा जहां भी पहाड़ मलबा पड़ा होता है उसमें आपको सरिया या लकड़ी या प्लास्टिक नहीं मिलेगी, जी केवल टूटे रोड़ी पत्थर और ये सब चीजें ही मिलती हैं। जी तो इन सबको प्रोसेस करके हम बना लेते हैं। इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल बनते हैं वो एग्रीगेट बनता है, ओके। सैंड बनती है, मिट्टी निकलती है। तो ये तीनों और चीजें ये वापस से ये बिल्डर यूज कर सकते यूज हैं, करके उसको कर रहे हैं, कर इसका सकते हैं। मार्केट तो हम धीरे धीरे बना रहे हैं। सारा बन रहा है। तो तो इन बिल्डिंग में इन मटेरियल से हम रिसाइकिल प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, जैसे कर्व टाइल्स, स्टोन, टाइल्स और ओके, पेवर ब्लॉक, ये सब चीज भी इनसे बन रही है। बहुत ही सुंदर। तो सर एक आम आदमी जैसे मैं अगर अपने घर को रिपेयर करता हूँ या एक नया घर बनाता हूँ, तो मेरे को ये लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स के बारे में शायद नहीं पता है कि मुझे किसको अप्रोच करना है, या काफ़ी सारे हमारे भी जो टीम मेंबर्स हैं वो अप्रोच करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। ये इसके ऊपर जागरूकता फैलाने का जो काम है वो उस एजेंसी का है या म्युनिसिपैलिटी का है, ये कैसे होगा? इसमें मतलब देखिए, हर चीज की जागरूकता सबको ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसमें क्या हम लोगों ने जो दिल्ली का, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा जो हम लोगों ने डेवलप किया, कि हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज लोकेशंस बना दी, 106 लोकेशन दिल्ली बना दी है। और हम उसको टाइम टू टाइम वो पेपर मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू ये लोगों को 106 जागरूक करते लोकेशन हैं ऐसी हैं जहाँ पे कि आप आप अपना जो सीएनडी वेस्ट जाके डिस्पोज करा डिस्पोज ऑफ कर सकते। सकते ओके, हैं, और ये लिस्टेड ये लिस्टेड है। ओके, तो एक तो ये कि आप अपने अपने घर में छोटा सा रिपेयर किया है, छोटा सा मेल मलबा जनरेट किया, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। वहां से हम लोग ट्रांसपोर्ट करा के प्रोसेस प्लांट में ले जाते हैं, वहां से प्रोसेस हो तो जाता ये है। क्या 106 लोकेशन की जानकारी मुझे म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट वेबसाइट पे, पे भी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी सूचना आपने बताई है कि अगर किसी को भी अपना मलबा कंस्ट्रक्शन डिस्पोज डिमोलिशन करना है वेस्ट तो डिस्पोज कर करना सकते हैं, है तो एमसीडी की वेबसाइट पे जाके वो 106 लोकेशन और जो नियर बाय लोकेशन है वहाँ पे जाके वो डिस्पोज कर सकते डिस्पोज कर सकते हैं। हैं। हाँ, बहुत सुंदर सर। दूसरा, हमने लोगों ने क्या किया, जो भी नक्शा पास कराने हमारे पास आता है, जी तो उसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है कि आपको अपना क्या मलबा सीधा यहीं प्रोसेस करना है, और उसके लिए हम चार्जेस भी ले रहे हैं। तो जो एजेंसी है जो प्लांट चलाता है वो उस एजेंसी का उससे एड्रेस देते हैं हम लोग, वो कि चार्जेबल बेसिस वो पे उसका चार्जेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अदरवाइज। अवेयरनेस करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दोनों के प्रोसेस बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर सर। दूसरा जो मेरा मैं जानना चाहूँगा आपसे, बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट था लेगेसी वेस्ट वेस्ट का, जिसपे आपने गाजीपुर डिपो पे कुछ गैस कलेक्ट करने का कुछ करा था, कुछ कैपिंग करा था, तो आप वो थोड़ा सा बताएं कि क्या था सर वो? तो गाजीपुर की तो एक बहुत बड़ी कहानी है, छोटे में संक्षेप बहुत में। छोटे में संक्षेप में बताऊंगा। मतलब कि ये 1984 से हम लोग यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। जी जैसे मैंने पहले बताया था कि कूड़ा डालने का जब रूल नहीं थे तो कहीं भी डाल दो लो लाइंग एरिया में, ये पहले लो लाइंग एरिया होता था। तो 84 से यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। 2000 से हम लोग कह रहे थे कि अब ये कूड़ा भर गया, पहाड़ बन गया, अब यहाँ पे बंद करा जाए। बट अभी भी डाल रहे हैं कूड़ा क्योंकि तो। क्योंकि हमें अल्टरनेटिव लैंड, वही निम्मी की वजह से अल्टरनेटिव लैंड नहीं मिल पाई। लैंड मिली तो लोगों ने बनाने नहीं दिया, जी तो इस पे हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। 2008 में हमने इसकी एक स्टडी कराई थी जिसमें कहा था कि इसमें से गैस जो निकलती है ना, जो आग लगती है लैंडफिल पे बार बार हम कौन सी सोचते हैं, गैस, थोड़ा सा आप? वो मीथेन गैस टाइप एक गैस निकलती है जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में मीथेन गैस बोलते हैं। और आई थिंक ये मीथेन गैस जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज और ग्रीन सबके हाउस लिए ग्रीन हाउस के लिए। गैस ही कहलाती है, जी मीथेन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये गैस से बिजली भी बनाई जा सकती है या इसको एज ए फ्यूल भी यूज किया जा बट सकता अभी है। हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम वेस्ट कर रहे थे। तो हमने 2008 में एक स्टडी कराई थी जिसमें हमने देखा था कि 84 से लगे जो कूड़ा पड़ा हुआ है और 2008 तक में जो कूड़ा पड़ा हुआ था, उसमें से इतनी गैस निकल सकती है कि दिल्ली की पावर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अरे वाह। तो उसको हमने स्टडी कराई, वो कनाडा के कंसल्टेंट ने वो स्टडी करी और हमको एक रिपोर्ट दी।
जब रिपोर्ट दी तो उसमें यह था कि इसको हमें बंद करना पड़ेगा गाजीपुर Capping- लैंडफिल को, क्योंकि capping गैस करना। प्रॉपरली कलेक्ट तभी हो सकती है जब इसको हम कैप कर सकते हैं। जी। तो क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव लैंड नहीं थी, तो हमारे दी देन कमिश्नर साहब ने डिसीजन लिया कि इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचो कि गैस भी हमारी रिकवर हो रिकवर हो जाए और लैंडफिल पे कूड़ा भी हमारा लगता है। और ये हमें इसको लैंड वापस मिल जाए। जी। ये भी वही कहानी है कि उस टाइम इस बात पे कोई रूल नहीं था। जो 2000 के रूल आए थे उसमें केवल कैपिंग ही करनी तो थी। इसके भी फाउंडर आप इसके भी फाउंडर हम हैं। तो और इसको 2008 में जब हमने ये रिपोर्ट के बाद ये सोचा तो हमने फिर स्टडी कराई कि इसको क्या कर सकते हैं। तो इसमें ये पाया गया कि इसमें से भी 95% मटेरियल हम रिकवर रिकवर करके और रीयूज कर सकते हैं। तो इसमें से जो मटेरियल को हमने टेस्ट कराया, उस टेस्ट में हमको 3 चीजें मिली। एक तो इनर्ट टाइप मटेरियल जो फिलिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है, एक कंबस्टिबल मटेरियल जो जलाया जा सकता है, और एक कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी इसमें काफी थी, तो CNT उसको waste रिसाइकिल किया भी जा सकता है, हम अब जो आपने प्लांट बनाया वहाँ पे इसमें भी यूज किया जा सकता था। तो ये स्टडी कराने के बाद ये 3 ऑप्शन हमको मिले। जब ये 3 ऑप्शन जब मिले और 1% था उसमें प्लास्टिक और ग्लास वगैरह होते थे, वो भी रिसाइकिल हो सकता था, तो लगभग 100% हम यूज कर सकते थे। तो हमने 2009 में ये स्टडी कराई थी। अनफॉर्चुनेटली 12 में MCD का वो हो गया, ट्राइफरकेशन हो गया, तो जो भी सोल्यूशन हमने प्लान किया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि नॉर्थ वाले कहते हैं हम साउथ वालों का कूड़ा नहीं लेंगे, साउथ वाले कहते हैं हम ईस्ट वालों का कूड़ा नहीं लेंगे। ये सभी जगह प्रॉब्लम है, तो उस चक्कर में वो प्रोजेक्ट हमारा रुक गया। बट इट्स अ डूएबल, इट वाज डूएबल एंड प्लानिंग कमीशन हैज सैंक्शनड दैट स्कीम। तो अभी उसके ऊपर कुछ चर्चा अभी आज की डेट में? अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जब 2012 में 10 में हमने ये स्टडी कराई, 12 में ट्राइफरकेशन हो गया, प्रोजेक्ट रुक गया। फिर ईस्ट दिल्ली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने इसके लिए अल्टरनेटिव सोचा। तो अल्टरनेटिव सोचने के बाद हमने एक CRRI से इसकी एक स्टडी कराई, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रोड में काम करती है। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी हमने स्टडी किया क्या इसको हम, मेरठ एक्सप्रेस वे बनना था कि हम उसमें बना सकते, यूज कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते। गाजीपुर लैंडफिल साइट से जो इनर्ट निकल रहा है उसको मेरठ एक्सप्रेसवे में हम यूज कर सकते हैं, इसका अप्रूवल हमें CRRI से मिला। CRRI ने एक अपनी स्टडी करी और उन्हें अलाउ करा कि कर सकते हैं। क्या हमने वो यूज किया? हाँ, यही ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिग्नेटरी था। एक MOU हमने NHAI के साथ साइन किया कि हम सारा इनर्ट, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट भी बच रहा था मेरा, कि इनर्ट निकालेंगे और हाथ एक्सप्रेसवे में यूज कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली NHAI का क्या रिजर्वेशन रहा मैं नहीं कह सकता। उन्होंने टेंडर भी किया, 30-40 कोरिजेंडम टेंडर के निकाले, टेंडर अवार्ड नहीं किया। तो वो जो इनर्ट मटेरियल मेरा यहाँ यूज हो जाता इमीडिएटली, 2016 में ये पहाड़ खत्म हो जाता, वो नहीं हो पाया। और यही मेरे ख्याल और से उसके बाद 2017 में वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की लाइफ गई और काफी लॉस हुआ। तो वो हम लाइफ बचा सकते वो थे लाइफ हम अगर बचा राइट टाइम पे, अगर हम राइट एक्शन ले लेते। डिसीजन तो राइट टाइम पे लिया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये मेरे ख्याल से डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कंसेंट ना होने के कारण हम बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये मल्टीपल एजेंसीज इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन एंटायर कंट्री। तो एक सिंगल लाइन में अगर इसका कुछ सॉल्यूशन अगर हम देखें जिस पे करंट गवर्नमेंट काम करना शुरू करें, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से, आप विद योर एक्सपीरियंस, कि अगर गवर्नमेंट इस अप्रोच को अडॉप्ट करे, जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट का समन्वय बिठाना हो, या एक अलग से एक डिपार्टमेंट जो कैपेबल हो सारे डिसीजन लेने के लिए, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या? सिंगल विंडो सिस्टम जो बनाया था गवर्नमेंट ने और सेक्टर्स में उसने यूज किया है, इस सेक्टर में भी अगर वो सिंगल विंडो सिस्टम बना दे, मतलब वो इंटायर कंट्री के लिए, मतलब एक सिंगल एजेंसी जो सब अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और मतलब एक उसकी मतलब उस एजेंसी का कंप्लीट पावर्स होनी चाहिए, जैसे DMRC के पास पावर्स है, जैसे मेट्रो एक बहुत अच्छा मेट्रो एग्जांपल है। इसी तरीके से बन जाए, जो जहाँ की भी रिमीडिएशन करनी है, जहाँ की भी लैंडफिल के माउंटेन्स को खत्म करना है, तो वो प्रोसेस बना के और सबकी अप्रूवल कितना लाखों टन वेस्ट जो है वो एक ऐसे काम में यूज होता है जिससे किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, कोई निम्बी सिंड्रोम जैसा भी कोई फैक्टर नहीं आता। ये तो बड़ी दुखद एक्सीडेंट। केवल यूज करने के अलावा मैं कह रहा हूँ कम से कम 10,000 हेक्टेयर लैंड को हम ब्लॉक्ड है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, और उससे इतना आसपास के एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, फिश फार्म है,
वेजिटेबल मार्केट्स हैं उसमें जो नेगेटिव एक्सपोजर हो रहा है एक्सपोजर होता है वो अलग है, वो भी हम जो बचा सकते टाइम टू टाइम आग लगती है उससे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हैं। होती एंड है जो वो भी। मीथेन गैस आप कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट गैस है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं और जिसके कारण 24 घंटे आई थिंक 24/7 वहाँ पे आग लगी रहती है हाँ जिससे जब हमारा लगती है क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें पता है, सोल्यूशन हमारे पास है, सिर्फ मल्टीपल डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम इसको नहीं एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। कर इसीलिए 2019 में ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजीटी ने ये एनजीटी ने डिसीजन ले लिया कि अब सारी लैंडफिल्स, पुरानी लैंडफिल्स को रिक्लेम ही करना है। कोई कैपिंग रूल में प्रोविजन रिक्लेम और कैपिंग 2016 में रूल मॉडिफाई करके ये करा गया कि रिक्लेम भी कर सकते हैं और कैपिंग भी कर सकते हैं। तो लेकिन एनजीटी ने कह दिया केवल रिक्लेम ही करना रिक्लेम है, ही करना है और हाँ, कुछ करना ही नहीं। कैपिंग करनी ही नहीं है। एनजीटी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा रोल है है इसमें। बट एनजीटी का रोल कितना जरूरी है सर हमारे जैसे शहरों के वेस्ट मैनेजमेंट में, मतलब आपको लगता है कि एनजीटी को इंटरवीन करना चाहिए? ऑल तो सारे काम हमारे एनजीटी के इंटरवेंशन के देखिए, अगर वो जितने भी स्टेक होल्डर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे तो किसी को एनजीटी जाना ही नहीं जाना पड़ेगा, ही नहीं पड़ेगा। ये मेरे को भी लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जुडिशरी को इन्वॉल्व इन्वॉल्व होना होना पड़ता पड़ता है। है हमारे बिल्कुल, सिविक सेंस को इम्प्रूव करने के इम्प्रूव लिए। करने के लिए। तो सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, कई बार Yes. ऑपरेटर्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी उनको भी चाहिए कि हम एक सर्विस दे रहे हैं पूरे नेशन को 3 फॉर्म में। एक तो एनवायरनमेंट इंप्रूव कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं और एक लैंड हमारा बचा रहे हैं। बचा रहे हैं, तो ये उनको चीज सोच के काम करें। ईमानदारी से काम करें हाँ, और सिंसियरिटी के देखिए साथ। फाइनेंशियल मैटर्स तो रिजॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को वापस नहीं लाया जा सकता, हेल्थ को वापस नहीं लाया जा सकता बिल्कुल और लैंड जो ब्लॉक हो गई उसको भी उसको जब वापस तक नहीं लाया खाली नहीं कर लाया नहीं सकता। तो इस सोच के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो जरूर, तो इसी को सोच को देखते हुए मैंने जितने भी मेरे टाइम में प्रपोजल्स आते थे मैं एज ए पायलट उसको करने की जरूर कोशिश करता था। बहुत मतलब तभी हमने आपको अपने पहले पॉडकास्ट में इनवाइट किया ताकि हम वो सारी बातें आपके साथ कर पाएं और आपके जो इनिशिएटिव्स रहे हैं उनको एक्नॉलेज भी कर पाएं। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्लास्टिक, प्रोजेक्ट था सर हमने आपके साथ जैसा कि 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था और उसमें एमएलपी को बैन करने की बात की गई थी और आईपीसीए ने भी ईपीआर एक्शन प्लान, द फर्स्ट ईपीआर एक्शन प्लान हमने ही डेवलप किया था जिसको एग्जीक्यूट करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला। एमएलपी वाज ए प्रॉब्लम। एमएलपी में बता दूं मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, जो कि हमारे नमकीन के रैपर्स, चॉकलेट के रैपर्स, बिस्किट के रैपर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग है और 2017 से पहले उसकी कोई रिसाइकलिंग को प्रोसेसिंग का प्रोविज़न नहीं था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रदीप खंडेलवाल जी की वजह से हमें एक रास्ता मिला कि हम उस एमएलपी को वेस्ट टू एनर्जी में एज ए फ्यूल हम यूज़ कर पाएँ। तो ये मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगा सर, उस टाइम जब हम आपके पास आए थे तो आपके थॉट प्रोसेस क्या थे? क्या एप्रीहेंशन थी आपके पास या आप एक विज़नरी इनोवेटर की तरह से प्रॉब्लम को देखते हैं और तभी वो सॉल्यूशन आप दे पाते हैं? देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भारत सरकार के तो बाद में आए थे, दिल्ली सरकार ने पहले ही निकाल दिए थे 2011 में, अच्छा, लेकिन उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। वो आई थिंक बैन से रिलेटेड था कि कैरी बैग। वही प्लास्टिक वेस्ट है। हाँ, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट है क्या, उससे प्रॉब्लम क्या है। जी, तो मतलब दिल्ली में रह के हम लोगों के यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती थी, ड्रेनेज चौक हो जाती थी, ये लैंडफिल पे आग लगने से वो बढ़ा देती थी, लैंडफिल पे पहुंच जाती थी तो आग बढ़ा देती थी। जी। तो शुरू से ही एक सोच थी कि इसको कैसे रोका जाए। तो हमने 2011 से ही हम प्लास्टिक वेस्ट पे काम कर रहे थे। उसके बाद से 2016 में रूल आ गए। 2016 के रूल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप मेरा इन्वॉल्वमेंट पता करना चाहते हैं, 2018 में 5 जून 2018 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने से टू नो सिंगल यूज प्लास्टिक, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, हाँ, वो प्लास्टिक थीम के ऊपर हमने एक एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड और दिल्ली में उस सर्कुलर, मतलब भारत सरकार के सर्कुलर को दिल्ली सरकार में मतलब एमसीडी में सर्कुलेट कराने के लिए वो सर्कुलर मैंने ही निकाला था। ओके। उस दिन से मेरी एक सोच थी कि इस प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए या इस प्लास्टिक को कैसे वो किया जाए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को तो हमने रोकने के लिए अपना सारा प्रोविजन करे ही करे थे, फिर इस प्लास्टिक को लेके कहाँ जाएंगे।
हमारे ढलाव पे भी प्लास्टिक आती थी, हमारे लैंडफिल पे भी प्लास्टिक आती थी, और रोड साइड पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक पड़ी रहती थी, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती थी। तो इसी बीच आईपीसीए ने मुझे कांटेक्ट किया। मेरा उस वक्त जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट था वो प्रॉपरली फुल इफिशिएंसी पे नहीं चल पा रहा था, बिकॉज ऑफ द जो उसमें जलाने के लिए मटेरियल चाहिए था, कूड़ा चाहिए था, उस कूड़े में उतनी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं थी। कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो कूड़े को जलाने की क्षमता होती है, तो वो नहीं थी। तो इसलिए आशीष ने प्रपोजल दिया, मेरे को लगा कि इससे मेरे प्लांट को भी फायदा होगा, मेरा एरिया को भी फायदा होगा। तो हम लोगों ने इनको एक ऑफर दिया था कि दो दो आदमी हमारे ढलाव पे रख दें, जो वहां से कलेक्ट करें। एरिया में आप कुछ आदमी लगा दें जिससे वो रोड साइड से कलेक्ट करें, और सारा का सारा एमएलपी मेरी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले आए। इस कंडीशन को एक हमने एमओयू के थ्रू साइन किया, और वो इतना सक्सेसफुल रहा कि आज वो एग्जाम्पल बन गया है। सर, आप बहुत सारे देशों में गए हैं जस्ट टू स्टडी वेस्ट मैनेजमेंट इन अदर कंट्रीज, और आप जब वहाँ से आए हैं आपने हमारे देश की पॉलिसीज़ को चेंज करने की या वहाँ की लर्निंग को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी कोशिश करी है, कुछ में आपको सक्सेस भी हासिल भी है। आप बताएं कैसे, जैसे हर आदमी जब जाता है वो एग्जांपल देता है कि उस देश में तो ऐसा है, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है, उस देश में ऐसा है। आप कितना सहमत करते हैं इस वाली बात से कि जो विदेशों में वेस्ट मैनेजमेंट या क्लीनिनेस या जो सिविक सेंस वहाँ पे हम देखते हैं वो इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो सवाल कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वैसा, क्या बोटलनेक्स है उसको, और ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट के मैंने जैसे स्टेप्स बताए थे, 3 ही स्टेप्स हैं: जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। जी, हम चारों पांचों स्टेप्स में एट पार हैं उनके साथ ही। ओके। मतलब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि कुछ नहीं है कि वो उनके पास कोई एडिशनल चीज है, एडिशनल, हमारे पास नहीं है। वी हैव इनफ कॉम्पिटेंसी तो और टेक्नोलॉजी। हम अब उनके इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, जी, या उनका देश अच्छा दिखता है, हमारा देश अच्छा क्यों नहीं दिखता? जी, तो सबसे पहला रीजन तो पॉपुलेशन है। उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन, हालांकि पर कैपिटा जनरेशन उनकी ज्यादा है, बट हमारा ओवरऑल अगर हम ओवरऑल देखेंगे देखें तो हम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। दूसरा, सिविक सेंस वहां पे ज्यादा है, हमारे यहाँ थोड़े कम है। तीसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, वो वहाँ बहुत तो इसका कुछ खास स्ट्रिक्ट है। कारण आपने अपने 40 साल में अनुभव किया हो कि हमारे यहाँ कानून बहुत अच्छे हैं, जैसा मेरे को भी ऐसा लगता है कि हमारी जो कानून तो बहुत अच्छे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है, बट हम उसको एनफोर्स कर पाने में क्यों इतने पिछड़े हैं? क्या हमारे पास एनफोर्समेंट टीम की कमी है या पॉलिटिकल विल की कमी है या हम करना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, क्योंकि इन्फोर्समेंट करने के लिए 3-4 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। जी, एक तो उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, अनदर मल्टीपल ऑफ एजेंसीज। मल्टीपल हाँ, तो एजेंसी। उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सब चाहते हैं, लेकिन मैं अगर आज चाहता हूँ, दूसरी एजेंसी कल कहती है, तो ये प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आज सबसे पहले तो ये हो गया कि वो हो गया, जी, मल्टीपल एजेंसीज हो गई। दूसरा हो गया कि फंड्स एट ए पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास वो फंड्स नहीं होते। फंड्स आने में डिले हो जाता है। एनफोर्समेंट में फंड, एनफोर्समेंट में नहीं, इन्फोर्समेंट जैसे हुआ कि मेरे को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना है, ओके, उसके लिए फंड, सबसे पहले लैंड चाहिए, लैंड के बाद टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बाद फंड्स चाहिए, फंड्स के बाद हमको ऑपरेशन होना है। जी। तो ये जो 4 ऑपरेशंस के लिए हमको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। मतलब मेरा अपना ओपिनियन तो यही है, आपका अनुभव है अब मेरा अपना भी है कि हमारे यहाँ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं है। तो हम इस बात को ऐसे ले सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम बना दें या म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जगह एक अलग से कॉरपोरेशन बना दें जो सिर्फ वेस्ट के ऊपर काम करेगा, तो उससे आ, कुछ नहीं, उससे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सिंक जब तक जो सारे डिपार्टमेंट थॉट एक प्रोसेस साथ, का प्लानिंग वाला पार्ट है ना, वो क्लियर नहीं होगा जब तक नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ इसी वजह से हम विदेशों सक्सेस के साथ कंधे से कंधा कंपेयर नहीं कर पाते हैं, compare नहीं। अदरवाइज हम बेटर है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पॉलिसीज है, और मतलब रिसोर्सेज है। वेस्ट को मैं एज ए रिसोर्स बोलना चाहता हूँ। तो उस पे सर मैं भी वेस्ट आऊंगा आपको। जैसे मैं एज ए रिसोर्स, मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे है
कि आप वेस्ट को एज ए वेस्ट देखते हैं? कॉर्पोरेशन में जब आप थे तो वेस्ट को एज ए वेस्ट देखते थे या रिसोर्स देखते थे? और अगर आप एज ए रिसोर्स देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि वेस्ट रिसोर्स कैसे कैसे? काम कर सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो विदेशों के साथ था, मेरे पास विदेशों से कई डेलीगेशंस आए। जब मैंने उनको अपने प्लांट्स दिखाए, अपनी लैंडफिल्स दिखाई, अपना मैनेजमेंट दिखाया, तो दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। ओके, मतलब विदेशी हमसे इम्प्रेस थे। थे क्योंकि हम लोग वेस्ट टू एनर्जी भी विदाउट गवर्नमेंट के खर्चे के चला रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मोड पे चला रहे थे कि हम लोग कोई सरकार उस पर कोई खर्चा नहीं कर रही थी। तो वो और किसी कंट्री में ऐसा मॉडल नहीं चलता। बाकी सारी कंट्री में सरकार फंड फंड करती है उस करती है, प्लांट को वो होती चलाने है। के लिए। तो और बाकी जो प्रोसेसेस थे उनसे भी वो बहुत एडवांस थे। एडवांस थे। अब आगे अपने का वेस्ट को आप कैसे देखते हो? जी। तो मैं वेस्ट को एज ए रिसोर्स देखता हूँ। ओके। अभी जैसे हमने तीन टाइप की वेस्ट के बारे में बात की। सबसे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें जो हमारा वेट वेस्ट था, उससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। उससे हम गैस भी बना सकते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। तो वेट वेस्ट को हम लोग ऐसे रिसोर्स कर सकते हैं। ड्राई वेस्ट होता है, उसमें ड्राई वेस्ट तो रिसाइकिल हो जाता है। अभी आपने ही बताया था कि हम उसको बेच के उससे रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया मलबा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट से मैंने बताया कि प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी एज ए रिसोर्स है। जैसे एक तो एनवायरनमेंट को सेव कर रहा हूँ, वो भी एक कॉस्ट मेरे को बता रहा है। एक मैं नेचुरल रिसोर्सेज सेव कर रहा हूँ, वो भी कॉस्ट बता रहा है। और तीसरा मेरा रिसोर्स है कि सेलेबल आइटम्स सारे बनाता हूँ मैं। एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गए। तो जैसे वेस्ट एज ए रिसोर्स है, तो आप आने वाली पीढ़ी को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो अब इस वेस्ट मैनेजमेंट में आए, पढ़े लिखे लोग आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए और वो अपना एक एज ए एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह काम करें, प्लांट लगाएं और वेस्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के साथ साथ वो अपना एक कमाई का जरिया भी पैदा करें, जॉब क्रिएट करें। अगर वेस्ट एज ए रिसोर्स है तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की इंडस्ट्री लगाते हैं, तो क्यों ना वो आए आगे और वेस्ट में एक इंडस्ट्री की तरह से काम करें। मैं इसको एज ए इंडस्ट्री ना, मतलब वर्ड ऑफ इंडस्ट्री यूज कर लो, कि जितने भी लोग हैं इसको अगर प्रमोट करें, जी, चाहे वो फाइनेंशियल मॉडल में प्रमोट करें, चाहे वो टेक्निकल मॉडल में प्रमोट करें, ये एक रिसोर्स ही है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे इस पॉडकास्ट का कि 40 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस में, 40 साल नहीं 40 प्लस आप तो कंटिन्यूस काम कर ही जा रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी आपके अंदर वो एनर्जी सेम लेवल की है। तो इस पूरे प्रोफेशनल लाइफ में आपके सबसे ज़्यादा मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स, मूवमेंट्स क्या रहे हैं जिसको आप अपने अचीवमेंट की तरह से भी देखते हैं उसको? हाँ, तो मेरे से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं अपने लाइफ में 3 मेमोरेबल स्टेप्स हैं, वो हैं इवेंट्स हैं। एक, जो दिल्ली की टॉलेस्ट बिल्डिंग आज की डेट में है, सिविक सेंटर जी। उसका प्लानिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक का में मैं इन्वॉल्व रहा। अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था सर हमें। दूसरा मेरा जो मेमोरेबल स्टेप है, जो मैंने अभी बताया था कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट को इंडिया में इनिशिएट करने में मेरा जो हाथ रहा, वो जी। मैं वो कभी नहीं भूल सकता। और तीसरा मेरा मेमोरेबल स्टेप था कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो 2000 में स्टार्ट हुए थे, सारे बंद हो गए थे। 2005 में मैंने फिर से री इनिशिएट करके 2 पायलट प्लांट दिल्ली में लगवाए थे। हाँ, ये एक आपने क्या कहते हैं जिसको मिथ ब्रेक किया आपने, क्योंकि आज भी काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तिमारपुर से वो कनेक्ट करते हैं, बट जो हमने सेकंड जनरेशन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट है। आई थिंक इसके ऊपर और चर्चा होनी चाहिए, मे बी और बहुत सारे मौके हमें मिलेंगे जहाँ पे हम वेस्ट टू एनर्जी सेकंड जनरेशन प्लांट पे काम करें, लोगों के माइंडसेट को चेंज करें कि तिमारपुर वाज ए स्टोरी बट दिस इज दी सॉल्यूशन। केवल तिमारपुर ही नहीं, पूरी इंडिया में लगभग 25 प्लांट 2000 के आसपास लगे थे और जो सबके अगेंस्ट इंक्वायरियां भी हुई जी। उसके बावजूद हमने 2005 में नए रूल के हिसाब से इनिशिएटिव लिए और 2 प्लांट दिल्ली में लगा दिए थे। बहुत मुबारक हो सर और बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया और हमें बहुत सारी वेस्ट की, म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट की इनसाइड स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। आप भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इनसाइट इन स्टोरी ऑफ वेस्ट जानने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। हम आने वाले पॉडकास्ट में और ऐसे बहुत सारे
इंटरेस्टिंग स्पीकर्स, एक्सपर्ट लेकर आएंगे, जिनकी इनसाइड स्टोरी से हम ना केवल अपने आप को जागरूक करेंगे, हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए अग्रसर करेंगे। और देखते रहिए पॉडकास्ट। धन्यवाद।